तालिबा। और अब खबरें महाराष्ट्र की तफसील से। महाराष्ट्र में एक बार फिर तमाम स्कूल खुलने जा रहे हैं। हुकूमत ने 1 दिसंबर से रियासत में तमाम स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से स्कूल काफी अरसे से बंद थे। बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इन्फेक्शन में कमी के वाकयात के दरमियान हुकूमत ने दोबारा स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। अब 1 दिसंबर से तमाम स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। वज़ीर आला काबीना और पेडियाट्रिक टास्क फोर्स के साथ बातचीत के बाद रियासती काबीना ने 1 दिसंबर से देही इलाकों में 1 से 4 जमात और शहरी इलाकों में 1 से 7वीं जमात के स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर नवाब मलिक ने आज एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े से मुतालिक एक और बड़ा खुलासा किया है। नवाब मलिक ने ट्विटर पर अपने अकाउंट से वानखेड़े की वालिदा जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट शेयर किया है। मलिक का दावा है कि इनकी वालिदा मुसलमान थी और इन्हें आशिवाड़ा कब्रिस्तान में दफन किया गया था। नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि वानखेड़े के अहले खाना ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनवाए हैं। एक सर्टिफिकेट पर समीर की वालिदा को मुसलमान बताया गया है, जबकि दूसरे सर्टिफिकेट के मुताबिक वो हिंदू हैं। नवाब मलिक का दावा है कि वानखेड़े खानदान ने न सिर्फ नौकरी के लिए समीर के मजहब को छुपाकर धोखाधड़ी की है, बल्कि मां की मौत के बाद भी 2 अलग अलग जाली दस्तावेजात बनाए हैं। पूरा परिवार दोहरी पहचान बनाए रखा। पिताजी का दोहरा पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से उनकी पहचान बनी रही। जिस तरह से एफिडेविट ला रहे हैं, मां का भी दोहरा पहचान उन्होंने बनाकर रखा। बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़े की भी डुअल आइडेंटिटी बना के रखकर उन्होंने पूरे लोगों को धोखा देने का काम किया, फर्जीवाड़ा रचने का काम किया। जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागज में हेरा फेरी करके शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, सरकारी नौकरी हासिल की, एडमिशन में लाभ लिया और हद यह हो गई कि उनकी पत्नी के देहांत के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में उनका देहांत हुआ था। कॉज ऑफ डेथ का कागज लेकर महानगर पालिका के जो ओशीवरा में शमशान भूमि है, जहां पर डीआर के इश्यू होता है अंतिम संस्कार के लिए, वहां पे 16 अप्रैल 2015 को एक सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें मुस्लिम करके सर्टिफिकेट इशू हुआ। वो सर्टिफिकेट लेकर ओशीवरा वेलफेयर मुस्लिम कब्रिस्तान जोगेश्वरी वेस्ट में उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से किया गया। समीर वानखेड़े के वालिद को मुंबई हाई कोर्ट से राहत मिली है। इसके साथ ही नवाब मलिक को भी झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और उनके खानदान को हिदायत की है कि वो वानखेड़े खानदान के खिलाफ कुछ भी शाया न करें। अदालत ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा है कि वानखेड़े खानदान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, चाहे बराह रास्त हो या इशारों में। मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद नवाब मलिक के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि नवाब मलिक अगली समाअत तक वानखेड़े खानदान से मुतालिक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह केस में एक नया इंकशाफ सामने आया है। सिंह के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड कसाब के मोबाइल फोन को गायब करने में मदद की थी। यह इल्जाम मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने लगाया है। शमशेर खान पठान ने इस मामले में 26 सितंबर 2021 को मुंबई के सीपी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। रिटायर्ड एसीपी ने इल्जाम लगाया है कि परमवीर सिंह भी इस जगह पहुंचे थे जहां कसाब को पकड़ा गया था और कसाब का फोन अपने पास रख लिया था, जबकि इन्हें यह फोन तफ्तीशी अफसर रमेश महाले को देना चाहिए था। मैंने एप्लीकेशन दिया 26/7 को इसी साल
और उसमें जो मुद्दे मैंने बताया कि इन्होंने वो एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है इन्होंने। और मेरा तो कह रहा है यहाँ तक कि उन्होंने वो मोबाइल आयशा को बेचा होगा या फिर उसमें की जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने पैसे कमाने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए किया होगा, ये मेरा आरोप है। अभी बम्बई प्राइम में परमवीर सिंह आए हैं तो उसे उस केस में गिरफ्तार करना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, और फिर बाद में इंक्वायरी के बाद में निकालना चाहिए कि उन्होंने किसको बेचा, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया, वो सब निकल जाएगा। मुंबई हाईकोर्ट ने शक्ति मिल गैंग रेप केस में 3 कसूरवारों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजाए मौत की मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है। वाज़ेह है कि 4 अप्रैल 2014 को मुंबई के सेशन कोर्ट ने मुजरिमीन को मौत की सजा सुनाई थी। 3 मुजरिमों विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। तीनों मुजरिमों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जस्टिस एस जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने केस का फैसला सुनाया। और 2013 में शक्ति मिल गैंग रेप केस में 2 मामले थे, एक फोटोग्राफर सहाफी गैंग रेप केस और टेलीफोन ऑपरेटर गैंग रेप केस। फोटो जर्नलिस्ट केस में 5 कसूरवार हैं जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। टेलीफोन ऑपरेटर केस में भी 5 कसूरवार हैं जिनमें एक नाबालिग है। दोनों केसेस में 3 मुजरिम एक जैसे हैं। इन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। 8 साल बाद शक्ति मिल कंपाउंड का हाई कोर्ट में फैसला आया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सरकारी वकील साहिल जी हैं। साहिल जी, जिस तरह से देखा गया है कि पूरा इंतजार था हाई कोर्ट में, आज किस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है? आज कोर्ट ने 3 जो आरोपी थे जिनको सेशंस कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी उनको कम्यूट करके लाइफ किया गया है। और बाकी जो दोनों थे, दोनों केसेस में जिनका लाइफ था उनका लाइफ कंटिन्यू होगा। एक अशफाक शेख करके फर्स्ट केस में आरोपी था, उन्होंने अपील फाइल किया था, उनका अपील डिसमिस करते हुए उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैरी ऑन की है। जो 3 लोगों को लाइफ सज़ा दी गई है वो कौन आरोपी थे और किस तरह से उन्होंने अपील की? उनका कोई अपील नहीं था, ये हाई कोर्ट में कंफर्मेशन केस था। 3 आरोपी उनके नाम थे विजय मोहन जाधव, एक मोहम्मद कसीम और एक मोहम्मद सलीम करके। 3 आरोपी थे जिनकी फांसी की सज़ा कम्यूट करके लाइफ कर दी गई है। इस मामले में पेरोल वगैरह भी नहीं लिया जाए, इस तरह की कोर्ट ने कहा। क्या है प्रॉब्लम? कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि ये इनके नेचर ऑफ ऑफेंसेस इतने हीनियस थे कि उनको वापस सोसाइटी में असिमिलेट नहीं किया जा सकता। उस कारण उनका पैरोल और फरलॉ का जो एक्सेप्शन होता है वो भी नहीं उनको दिया जाएगा। और लाइफ टिल द एंड ऑफ देयर नेचुरल लाइफ उनको जेल में ही रहना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ देयर नेचुरल लाइफ। कोई कम्यूटेशन या ये नहीं हो सकता। यूजुअली लाइफ की सज़ा 14 साल हो जाती है, बट इस केस में लाइफ टिल द एंड ऑफ देयर नेचुरल लाइफ रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे सरकारी वकील साहिल सालवी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस मामले में कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, जो उम्र कैद है, इसमें तब्दील कर दिया है। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसार, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी के बावजूद इस मामले में मजीद सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला वालसे पाटिल ने एक मीटिंग में कहा कि दीगर रियासतों से जुड़ी महाराष्ट्र की सरहदों पर जांच को सख्त करना होगा ताकि दीगर रियासतों से गैर कानूनी तौर पर रियासत में गुटखे के कारोबार को रोका जा सके। वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने गैर कानूनी गुटखा लाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। अकोला के नेशनल हाईवे 6 पर वाक़े राधौरा गांव के करीब ईगल नाम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के हॉट मिक्स प्लांट में वेल्डिंग के दौरान एक सॉफ्ट टेक्निक फट गया, जिसके नतीजे में भयानक आग लग गई। वेल्डिंग के काम में शामिल 5 में से 2 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अकोला सरकारी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई के हज हाउस में हज 2022 के प्रोसेस का जायजा लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज कमेटी हज 2022 को आसान और किफ़ायती बनाने की कोशिश में है। अभी तक 20,000 से ज्यादा दरख्वास्तें डिजिटल फॉर्म में ही मौसूल हुई हैं। मरकजी हज कमेटी के दफ्तर मुंबई के हज हाउस में वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया।
इससे पहले नकवी ने हज कमेटी के स्टाफ और खादिमुल हुज्जाज के साथ मीटिंग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साल 2022 के लिए हज को बेहतर बनाने और आज़मीन को सहूलत फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है। 20,000 दरखास्तों में बड़ी तादाद में खवातीन आज़मीन हज के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इसके साथ बगैर महरम के सफर हज पर जाने वाली 100 खवातीन ने दरखास्तें दी हैं। 100% ऑनलाइन और डिजिटल जो हमारा हज का प्रोसेस हुआ है इंडिया का, उसका नतीजा है कि आज जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20,000 से ज़्यादा अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट 60% के इर्द गिर्द मोबाइल ऐप के ज़रिए आई हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि इन जो 20,000 के इर्द गिर्द एप्लीकेशंस हैं उसमें 50% ख़वातीन की हैं, वीमेंस की हैं। सफर हज के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन और RT-PCR टेस्ट की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत से बातचीत का सिलसिला जारी है। हुकूमत हिंद इस बात की कोशिश में है कि इस मर्तबा आज़मीन हज हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें ही अपने साथ सफर हज पर ले जाएं। नकवी ने कहा कि एयर इंडिया की फरोख्त के बाद 50% आज़मीन की आमदरफ्त का जिम्मा सऊदी एयरलाइंस और 50% का जिम्मा हिंदुस्तानी एयरलाइंस ने लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन का जो दोनों डोज है वो जो लोग हज यात्रा पर जाएंगे उनके लिए कंपलसरी है और उन्हें दोनों डोज जो है वो लगाना पड़ेगा। उसके अलावा RT-PCR टेस्ट की भी हम सुविधा यहीं हिंदुस्तान में देंगे ताकि 72 आवर बिफोर उनका RT-PCR भी हो सके। और भी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया, सारे जो एक और फिर CGI जद्दा एम्बेसडर हमारे जो सऊदी अरब के हैं, सभी लोगों ने डिस्कशन के बाद ये तय किया कि हम 21 नहीं बल्कि इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हमारे हज यात्री हैं वो जाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कश्मीर से डायरेक्ट जिद्दा की फ्लाइट की रवानगी से मुताल्लिक सिविल एविएशन से बातचीत जारी है। हज कमेटी चाहती है कि श्रीनगर से भी परवाज शुरू हो। इस साल 21 के बजाय 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज सफर पर रवाना हो पाएंगे और इस बात की मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि आज़मीन की मुकम्मल सहूलतों के साथ रवानगी और वापसी हो। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।